इनसे आगे चलें। So the compensation should be adequate, which takes into account the following. जो भी compensation दिया जाएगा वो compensation adequate होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। और इस पर्पस के लिए इनमें से किस किस को लेंगे हम? मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस, फेयर वेजेस या नीड बेस्ड वेजेस, मिनिमम वेजेस। तो इनमें से किस कॉन्सेप्ट को लेंगे व्हेन वी टॉक? तो किसको लेंगे? क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 32, यस, इसमें सारे आ जाएंगे। All these will be taken into account. Question number 32, all will be taken into consideration. Question 33, what is meant by job? The term job evaluation. जब हम बात करते हैं job evaluation, तो इसका मीनिंग क्या है? Method to fix compensation, method of appraising the value or worth of one job in comparison to other jobs in the organization, method of appraising the value or worth of one job compared to other jobs in the other organizations. It is method for fixing the compensation and for appraising the value or worth of the job in comparison to other jobs in the organization. तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट बनेगा? Which is most appropriate for question number 33? Question 33B, question 33D, D, B, D, D, B, D. So which is most appropriate? So job evaluation. सो जॉब इवेल्युएशन कॉम्पनसेशन को फिक्स करने का मेथड नहीं है, ये मेथड है अप्रेजिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ वन जॉब। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो आंसर डी है वो गलत हो जाएगा। सो इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन तो आंसर हमारा करेक्ट बनेगा बी। तो इट इज ए मेथड टू अप्रेज वैल्यू और वर्थ ऑफ वन जॉब इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज नॉट ए मेथड ऑफ फिक्सिंग द कॉम्पनसेशन। इसको यूज करते हैं कई बार कॉम्पनसेशन को फिक्स करने के लिए, बट इट इज नॉट द मेथड। क्वेश्चन 34, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करिए। व्हाट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट हियर? वेजेस, सैलरी, रिम्यूनरेशन मीन द सेम थिंग, फॉल्स। वेयर रिवॉर्ड इज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट ऑफ मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रू। यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, फॉल्स। The remuneration to managerial position is referred to as salary, true. तो आपको बताना इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 34, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 34A, C, 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 D, C, A के आंसर ज्यादा रहे हैं। सो फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेजेस, सैलरी, रिम्यूनरेशन मीन द सेम थिंग, ये फॉल्स। तो इसका मतलब फॉल्स है ये, क्योंकि वेजेस किसी और ग्रुप को देते हैं, सैलरी किसी और ग्रुप को देते हैं, रिम्यूनरेशन किसी और ग्रुप को, इनका सेम मीनिंग नहीं है, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। वेयर रिवार्ड इज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट ऑफ मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज।
सो जब रिवॉर्ड परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया जाए तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल इंप्रूव करता है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, ये फॉल्स है। अगर यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर होगा तो फिर वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं करता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। रिम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पोजीशन इज रेफर टू एज सैलरी, ट्रू, नो दिस इज नॉट अ ट्रू, दिस इज अ फॉल्स, क्योंकि हम इसको सैलरी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रिम्यूनरेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, यानी आंसर हमारा हो गया डी। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से पढ़ के देखो इसको, क्योंकि ज्यादातर आंसर्स इसमें गलत दिए गए। थोड़े स्टूडेंट थे जिन्होंने डी आंसर दिया था, इन सभी को एक बार फिर पढ़ के देखो, क्यों आप गलत आंसर दे रहे थे, क्या आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन, चेक करिए। क्वेश्चन 34 देयर आर टू मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के दो ग्रुप्स ऑफ मेथड्स हैं। Which of the following is correct in this connection? Traditional methods emphasize on rating the individual personality traits. Traditional method lay importance on job achievement. Modern methods lay emphasis on rating the individual personality traits. None of the above. तो आपको देखना है इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। What is the correct statement? क्वेश्चन नंबर 35 में से रीड केयरफुली, सारी स्टेटमेंट्स काफी पास हैं, so read all statements carefully and then try to answer. फिर मैं एम्फेसाइज करता हूं, हम कई क्वेश्चन का आंसर गलत दे के आते हैं क्योंकि हम उसको ठीक से कई बार पढ़ते नहीं हैं, ऑप्शंस को या क्वेश्चन को। 35A, 35A, 35C, 35C, यस आई एम वेटिंग फॉर, हमने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। 35C, 35A, सी आंसर ज्यादा है। चलिए इसको एग्जामिन करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड एम्फेसाइज करता है रेटिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये तो सही स्टेटमेंट है, इसमें जो फोकस होता है इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ट्रेडिशनल मेथड लेज इंपॉर्टेंस ऑन जॉब अचीवमेंट, नो, ये पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। मॉडर्न मेथड ले एम्फेसिस ऑन रेटिंग द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट, नो, पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है मॉडर्न मेथड जो है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप मेथड इन ए जॉब रिलेटेड सिमुलेटेड सिचुएशन behavior of the employees assessed through their performance of different exercises such as group discussion, psychometric test, business games, committee meetings, in basket exercise या all the above। assessment center workshop में हम इनमें से किन किन टूल्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, which tools do we make use of, किन किन टूल्स को हम यूज करते हैं। यस वी मेक यूज ऑफ ऑल टूल्स, इन सभी टूल्स को यूज करते हैं। कल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन का आंसर किस किस ने कैलकुलेट किया है। सो देयर वाज ए क्वेश्चन यस्टरडे, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था वो, तो मैंने कहा था उसका आंसर आप बना करके लेके आएंगे। तो उसका आंसर किन्होंने बनाया और क्या आंसर आया बताइए जरा। So what has been the answer? Standard deviation इसमें कितना है? We were to calculate standard deviation. तो what is the answer? Standard deviation कितना आएगा? बहुत क्वेश्चन किया हमने standard deviation के। So what is the answer? So answer is 7.49, और जब हम इसको राउंड करके लिख देंगे तो आंसर विल बी सेड सी, तो आंसर सी। तो जिन स्टूडेंट का आंसर नहीं आया वो इसको दोबारा से ट्राई करके देखेंगे। मैंने कल आपको बताया था इसका मेथड क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसकी
मीन निकाल लेंगे, इन सभी को ऐड अप करके 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, मीन निकल आएगी। उसके बाद मीन के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में जो डेविएशन बनती है वो निकाल लेंगे। डेविएशन के बाद हम डेविएशन स्क्वायर कर लेंगे और फिर हम टोटल लगा लेंगे उसका। टोटल को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा और वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट नहीं इसको करके आए तो वो इसको फॉलो कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मेथड है ये हमारे पास। चलिए गुड, आपने इसको निकाला। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए 3 डिग्री अप्रेजल मेथड, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय कौन करता है? सीनियर्स करते हैं, कोलीग्स करते हैं, सबॉर्डिनेट्स करते हैं या ये सभी करते हैं? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में अप्रेजल कौन करता है? हु इज डूइंग द अप्रेजल? क्वेश्चन नंबर 37। हु इज डूइंग द अप्रेजल? यस, गुड। तो इसमें ये सभी मिलकर अप्रेजल करते हैं तो आंसर विल बी ऑल द अबव एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का आंसर एक जैसा है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू बाय सुपीरियर ऑफ रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन परफॉर्मेंस अप्रेजल? सो अप्रेजल नॉर्मली 3 लेवल के ऊपर होती है। एक होता है एम्प्लॉय के द्वारा अपनी अप्रेजल सेल्फ अप्रेजल करता है, दूसरा उसकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है फिर वो करती है, और फिर सुपीरियर ऑफिसर करता है। सो सुपीरियर के द्वारा अप्रेजल का पर्पस क्या है? टू एलिमिनेट द सब्जेक्टिविटी, टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, टू मिनिमाइज और रिड्यूस बायस और सब्जेक्टिविटी, टू एलिमिनेट द बायस। तो पर्पस क्या होता है उसका? क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नंबर 38? सी। सो आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर है और ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर यही आया जो मैं देख पाया हूं। एक आधा स्टूडेंट है जिसने कोई अलग आंसर दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन सी आंसर एंड दैट इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल दे आर द सेम सिस्टम। Potential appraisal is to know the future performance appraisal is to know the future. Potential appraisal is to understand the potential of the employee to contribute to growth of the organization. या इनमें से कोई भी सही नहीं है। सो इनमें बताना हमने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Which of these is a correct statement? Question number 39. Which is the correct statement? 39 सी ऑलमोस्ट सारे आंसर सी के हैं। तो हमने पकड़ना है करेक्ट कॉन्सेप्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल आर सेम सिस्टम। तो परफॉर्मेंस रिलेट करता है पास्ट को और पोटेंशियल रिलेट करता है फ्यूचर को। तो ये गलत हो गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्यूचर को नहीं बताता, पास्ट को बताता है। पोटेंशियल अप्रेजल टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय टू कंट ग्रोथ ऑफ द, ये करेक्ट हो गया। तो ये रुक गया। तो हमारा आंसर सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, काउंसलिंग हैज 3 स्टेजेस। काउंसलिंग की 3 स्टेजेस हैं। पहली, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम और इशू। सेकंड, फाइंडिंग वेरियस अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्ड, हेल्पिंग द एम्प्लॉय टू रियलाइज द प्रॉब्लम। फोर्थ, मैनेजिंग द प्रॉब्लम। तो आपको इसमें बताना है कौन कौन से करेक्ट बन रहे हैं। 1 या 2 या 3, या 1 3 4, या 2 3 4, या 1 2 4। तो इनमें कौन सा करेक्ट है यहां पे, ये आपको बताना है। सो काउंसलिंग के अंदर
काउंसलिंग क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द राइट आंसर? 40A, 40B, 40A, 40D। ये आंसर ज्यादा है अभी तक। ए यस, आई एम स्टिल वेटिंग। चलिए देख लेते हैं 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली स्टेज रिकॉग्नाइजिंग द इशू को रिकॉग्नाइज करना। फाइंडिंग वेरियस अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है, इसको हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हेल्पिंग द एम्प्लॉय टू रियलाइज द प्रॉब्लम, तो पहले हम रिकॉग्नाइज करें, फिर एम्प्लॉय को हेल्प करेंगे, वो उसको रियलाइज करे प्रॉब्लम को, और फिर उस प्रॉब्लम को हमने मैनेज करना है। तो इसका मतलब 1, 3 एंड 4 वाला ऑप्शन सही बनेगा। तो कौन सा 1, 3, 4 इट इज हियर। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 41, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मर्जर ऑफ कंप्यूटर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन। तो इनमें से आपको कौन सा लगता है सही है? क्वेश्चन 41, which appears to be correct? Question 41, which appears to be okay, correct? So 41C, 41C, A, C, A, C, A, C, A और C के बीच में आई है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 2 चीजों का मर्जर है, एक है कंप्यूटर्स का और दूसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, यानी जिसमें 1 and 3 हो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यस, दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 चीजों का मर्जर है, कंप्यूटर्स का और कम्युनिकेशन का। सो जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ, तो क्रेडिट रिस्क के लिए तो यहां पे हम बेसल 3 के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो इस समय कौन सी अप्रोच को बैंक फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, यस, केस स्टडी सॉल्यूशंस के साथ होगा, जिसमें पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेशन करके बताई गई होगी। सो स्टैंडर्डाइज अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर्स अप्रोच, फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 40, which approach is being used? तो क्रेडिट रिस्क के लिए यूज किया जा रहा है इस समय स्टैंडर्डाइज अप्रोच को। बेसिक इंडिकेटर ऊपर वो ऑपरेशनल रिस्क की है, और ये भी अप्रोच दोनों क्रेडिट रिस्क के हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर वर्क नहीं हो रहा। तो प्रेजेंट इट इज स्टैंडर्डाइज अप्रोच। सो स्टैंडर्डाइज अप्रोच में जो रिस्क वेट्स हैं, सो दे आर डिटरमिन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर लीडिंग टू क्रेडिट रिस्क? इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्रेडिट रिस्क को लीड करता है? बैंक ब्रांच फेलिंग टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन इन लोन रिकवरी, बैंक पॉलिसी रिगार्डिंग एक्सपोजर नॉट हैविंग क्लैरिटी, चेंज इन आरबीआई पॉलिसी ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर? कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है इसमें? (43) डी डी सी डी 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 डी। आंसर डी ज्यादा है 43 का, एंड आंसर डी जो है वो रॉन्ग आंसर है। अब आप चाहें अपने आंसर को रिव्यू कर सकते हैं। आंसर डी रॉन्ग आंसर है। देखिए, बैंक ब्रांच फेलिंग टू टेक प्रिकॉशन इन लोन रिकवरी, दिस इज इंटरनल, तो ये नहीं हो सकता। बैंक पॉलिसी, अगेन दिस इज इंटरनल, ये नहीं हो सकता। चेंज इन आरबीआई पॉलिसी ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट को आरबीआई चेंज कर देता है, तो क्रेडिट रिस्क तो है। तो इट इज आंसर सी। आंसर सी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
Due date for repayment of a term loan installment expires on February 18, but borrower fails to make the payment. The account becomes a substandard with effect from. तो ये अकाउंट एनपीए किस डेट से बनेगा? क्वेश्चन नंबर 43। तो सब स्टैंडर्ड एनपीए की पहली सीढ़ी है, तो ये अकाउंट सब स्टैंडर्ड किस डेट से बनेगा? सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। और ये आज के हमारे क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है। सो इसकी एनपीए डेट कौन सी बनेगी? 13th में, 12th में, 11th में या 10th में? सो विच डेट इट शैल बी? कौन सी डेट बनेगी? 44th। आंसर डी, आंसर सी, डी, सी, डी, सी, सी, डी, डी, सी, सी। सो दो के बीच में टाई है। चलिए यहां पे हमारे पास फरवरी है, उसके बाद मार्च है, उसके बाद अप्रैल है और उसके बाद मई है। सो 10 फरवरी 2018 को ये अकाउंट हमारा इंस्टॉलमेंट एक्सपायर होती है। आजकल हमने डे एंड सिस्टम को लेना होता है, पहले से चेंज हो गया है। सो डे एंड सिस्टम को हमने लेना है और उसको अगर हम लेंगे तो 10 फरवरी से हम कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। इट मीन्स 9th डे तक इट वाज ओके। तो 28 डेज है, इसका मतलब फरवरी में हमारे पास 19 डेज ये अकाउंट खराब हुआ, मार्च में 31 डे, अप्रैल में 31 और मई के अंदर हमें चाहिए 10 दिन और ये हो गए 90। इसका मतलब 10 में हम एक और ऐड करेंगे तो 11th मई ये हमारा एनपी की डेट है। यानी आंसर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। तो जिनका आंसर सी है वो करेक्ट है, जिनका आंसर सी नहीं है वो चेक कर लेंगे कि उन्होंने क्यों मिस्टेक किया। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी स्टूडेंट से, हम मॉनिटर कर रहे थे आज कि कौन कौन स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर अवेलेबल थे, और अभी हम मॉनिटरिंग करेंगे इसको कि किन किन स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कमेंट बॉक्स के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन। तो 2 मिनट के बाद आपको कमेंट बॉक्स नजर आएगा। तो हम मॉनिटर कर रहे हैं आज कि कौन कौन लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे। तो हो सकता है कल परसों उनका जो चैटिंग फैसिलिटी है वो हम विड्रॉ कर लें, एंड वी डू नॉट वांट कि किसी की भी चैटिंग फैसिलिटी विड्रॉ हो। इसीलिए कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स के अंदर, और कमेंट बॉक्स आपको नजर आएगा 2 मिनट के बाद, उसको रिफ्रेश कर लेना, कमेंट बॉक्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो कल मिलेंगे। थैंक यू।